शक संवत 1947 विक्रम संवत 2082 आज फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि और दिन बुधवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 18 फरवरी सन 2026। प्रतिपदा यानी एकम तिथि आज शाम 4:57 तक रहेगी। उसके बाद द्वितीय तिथि लग जाएगी। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा मौसम अपडेट। हिसार और सिरसा में बारिश हुई। राजस्थान से सटे 8 जिलों में अलर्ट। गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चलेंगी। आरटीआई का जवाब न देना पड़ेगा भारी। अधिकारी व कर्मचारियों की सैलरी से कटेगा जुर्माना। हरियाणा सरकार का सख्त आदेश। हिसार के एक स्कूल में हुई विदाई पार्टी बटोर रही है सुर्खियां। बच्चों ने की अनूठी पहल की शुरुआत। हरियाणा में इस महीने बजेगा निकाय चुनाव का बिगुल। 27 मार्च को होगा मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन। महेंद्रगढ़ में प्रस्तावित आईएमटी के लिए अब नई जगह होगी चिन्हित। इन गांवों के किसानों से ली जाएगी जमीन। हिसार पहुंचे पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा बोले, बजट सत्र में अपराध पर सरकार को घेरेगी कांग्रेस। मारुति की पहली इलेक्ट्रिक कार ई विटारा लॉन्च हुई। रेंज 543 किलोमीटर मिलेगी। लेवल 2 एडास फीचर के साथ शुरुआती कीमत 10,99,000 रुपए। अब खाने में मिलावट पर लगेगी रोक। 28 मोबाइल लैब वैन के साथ हरियाणा सरकार ने की नई योजना की तैयारी। और करनाल धान घोटाले में मंडी सचिव समेत 4 गिरफ्तार हुए। फर्जी खरीद दिखाकर किया था गबन। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में मौसम परिवर्तनशील बना हुआ है। सुबह शाम हल्की ठंड होती है। दिन में तेज धूप ने लोगों के पसीने छुड़ा दिए हैं। फरवरी में ही मार्च जैसी गर्मी का एहसास होने लगा है। दिन का तापमान बढ़ता ही जा रहा है। रात की ठंड अभी भी बरकरार है, लेकिन बीती शाम हरियाणा में मौसम ने अचानक करवट बदली है, जिससे हिसार और सिरसा जिले के कई इलाकों में बारिश हुई है। मौसम केंद्र चंडीगढ़ के अनुसार हरियाणा में 18 फरवरी को यानी आज 8 जिलों में बारिश व गरज चमक के साथ तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और नूंह जिलों में बारिश को लेकर संभावना जताई है। इन जिलों में 25% तक बारिश की संभावना बनी हुई है। इन क्षेत्रों में गरज चमक व बिजली गिरने और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से झोंकेदार हवाएं भी चल सकती है। इसकी चेतावनी जारी की गई है। आईएमडी के अनुसार प्रभावित जिलों में बिखराव वाली बारिश हो सकती है। इस पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म होते ही राज्य में तापमान में अचानक से उछाल देखने को मिल सकता है, जिससे दिन के तापमान में 30 डिग्री सेल्सियस से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस के बीच वृद्धि हो सकती है, तो वहीं रात का तापमान 10 से लेकर 15 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में ठंड समाप्त हो जाएगी और गर्मी की दस्तक पूरे राज्य में हो जाएगी। वहीं 19 फरवरी से मौसम फिर से शुष्क हो जाएगा और 20 फरवरी तक पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहने का अनुमान मौसम विभाग की तरफ से व्यक्त किया गया है। सूचना का अधिकार अधिनियम यानी आरटीआई का जवाब नहीं देने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों पर हरियाणा सरकार सख्त हो गई है। जुर्माना नहीं चुका रहे अधिकारियों व कर्मचारियों के वेतन और सेवानिवृत्त हो चुके लोगों की पेंशन से अब हर महीने एकमुश्त राशि काटी जाएगी। इसी तरह सरपंचों के मामलों को लेकर भी जुर्माना राशि की वसूली उनके मानदेय से 3,000 रुपए प्रति माह की दर से की जाएगी। राज्य सूचना आयोग द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 20(1) के अंतर्गत सूचना उपलब्ध करवाने में विलंब के मामलों में दोषी राज्य जन सूचना अधिकारियों पर प्रति मामले 250 रुपए प्रतिदिन की दर से अधिकतम 25,000 रुपए तक दंड लगाया जाता है। वर्तमान में बात करें तो विभिन्न विभागों से संबंधित लगाए गए दंड में से तकरीबन 2,95,00,000 रुपए की राशि अभी पेंडिंग पड़ी है। वसूली के लिए सरकार ने एक मुश्त वसूली के स्थान पर मासिक किस्तों में वसूली की स्वीकृति दे दी है, ताकि संबंधित अधिकारियों पर अत्यधिक आर्थिक बोझ न पड़े। क्लास ए के अधिकारियों से सेवा के दौरान 10,000 रुपए प्रति माह और रिटायर होने की स्थिति में 5,000 रुपए प्रति माह वसूले जाएंगे। क्लास बी के अधिकारियों से बात करें तो सेवा के दौरान 7,000 रुपए प्रति माह और रिटायर होने पर 3,500 रुपए प्रति माह की दर से वसूली की जाएगी। इसी प्रकार क्लास सी कर्मचारियों से सेवा के दौरान 4,000 रुपए प्रति माह और रिटायर होने पर 2,000 रुपए प्रति माह की दर से ये राशि वसूली जाएगी। ये प्रक्रिया तत्काल प्रभाव से लागू होगी। संपूर्ण बकाया राशि की वसूली तक जारी रहेगी। वहीं ग्राम पंचायतों के कार्यरत सरपंचों के मामले में दंड राशि की वसूली उनके मानदेय से 3,000 रुपए प्रति माह की दर से वसूल की जाएगी। हिसार में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रेस वार्ता कर प्रदेश की कानून व्यवस्था, आर्थिक स्थिति, किसानों के मुद्दों, पेंशन और परिवार पहचान पत्र सहित कई अन्य विषयों को लेकर राज्य सरकार को घेरा। हिसार में फिरौती और रोहतक में गैंगवार की घटना के बाद हिसार में हुड्डा ने कहा कि हरियाणा में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है और प्रदेश आज खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा है। उन्होंने दावा किया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा में 50 से 60 गैंग सक्रिय हैं। उन्होंने कहा कि जब सरकार संगठित अपराध पर नियंत्रण नहीं कर पा रही है,
तो ध्यान भटकाने के लिए कांग्रेस विधायक देवेंद्र हंस और अन्य नेताओं पर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। हुड्डा ने स्पष्ट किया कि आगामी विधानसभा सत्र में कांग्रेस कानून व्यवस्था के मुद्दे पर काम रोको प्रस्ताव और एडजर्नमेंट मोशन लेकर आएगी। उन्होंने कहा कि सरकार को हर मुद्दे पर जवाब देना होगा। हुड्डा ने कहा कि हरियाणा बहुत पीछे चला गया है, हम हर मोर्चे पर लड़ाई लड़ेंगे। पूर्व सीएम ने कहा कि एक समय हरियाणा प्रति व्यक्ति आय और निवेश में देश में नंबर 1 था, लेकिन आज इंडस्ट्री पलायन कर रही है। हुड्डा ने आरोप लगाया कि चुनाव से पहले बड़ी संख्या में पेंशन और राशन कार्ड बनवाए गए थे, लेकिन सरकार बनने के बाद लाखों राशन कार्ड काट दिए गए हैं। उन्होंने परिवार पहचान पत्र यानी फैमिली आईडी पर कहा कि इसके माध्यम से पेंशन और राशन कार्ड काटे जा रहे हैं। हमारे समय में सेल्फ डिक्लेरेशन पर पेंशन मिलती थी, यह सम्मान पेंशन है, इसे बंद करना गलत है। किसानों के मुद्दे पर हुड्डा ने कहा कि सरकार 24 फसलों पर एमएसपी देने का दावा करती है, लेकिन हरियाणा में उगाई जाने वाली 24 फसलों के नाम बताए जाएं। साथ ही उन्होंने खाद के बोरे का वजन घटाकर कीमत समान रखने का आरोप भी लगाया। करनाल जिले की अनाज मंडियों में हुए धान घोटाले के आरोपों में सीआईए 3 ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से डीएफएससी को प्रोडक्शन वारंट पर हिरासत में लिया है। अब सीआईए 3 इन आरोपियों को कोर्ट में पेश करेगी और वहां से इन्हें रिमांड पर लिया जाएगा या फिर न्यायिक हिरासत भेजा जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल पुलिस एक्शन मोड में है। करनाल मंडी के सचिव आशा रानी, जुंडला मंडी के सचिव दीपक कुमार और असंध मंडी के सचिव कृष्ण धनखड़ को धान घोटाले के आरोपों में गिरफ्तार किया गया है। हालांकि आशा रानी पहले हाईकोर्ट से जमानत ले चुकी है। इसके साथ ही पहले से गिरफ्तार डीएफएससी अनिल कुमार को पुलिस ने प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया है। करनाल में धान खरीद और भंडारण से जुड़े तकरीबन 7 करोड़ रुपए के घोटाले में पुलिस 5 आरोपियों को पहले भी गिरफ्तार कर चुकी है, जिनमें देवेंद्र कुमार इंस्पेक्टर फूड सप्लाई विभाग तरावड़ी, रणधीर सिंह इंस्पेक्टर फूड सप्लाई विभाग इंद्री, प्रमोद कुमार हैफेड मैनेजर असंध, दर्शन सिंह हैफेड मैनेजर निसिंग और प्रदीप टेक्निकल असिस्टेंट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन इंद्री शामिल हैं। अब ये सभी जेल की सलाखों के पीछे हैं। पुलिस की प्राथमिक जांच में सामने आया है कि सरकारी रिकॉर्ड में धान की खरीद और स्टॉक पूरा दिखाया गया, जबकि वास्तविकता में कई राइस मिलों और वेयर हाउस में धान मौजूद ही नहीं था। कागजों में फर्जी बिल, खरीद रजिस्टर और स्टॉक एंट्री तैयार की गई, जिससे सब कुछ सही प्रतीत होता रहा। इस फर्जीवाड़े के जरिए तकरीबन 7 करोड़ रुपए के धान का गबन किया गया है। हरियाणा में एक बार फिर से चुनाव का बिगुल बजेगा। बता दें कि प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव अप्रैल महीने में होंगे। अंबाला, पंचकुला और सोनीपत में होने वाले नगर निकाय चुनाव को लेकर राज्य चुनाव आयोग की ओर से मतदाता सूची को लेकर कार्यक्रम जारी कर दिया है। 28 फरवरी को दावे और आपत्तियां आमंत्रित करने के लिए निगमों की वार्डवार प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन होगा, जबकि दावे और आपत्तियां पुनरीक्षण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने की लास्ट डेट 7 मार्च रहेगी। 12 मार्च तक संशोधन प्राधिकरण द्वारा दावों और आपत्तियों का निपटारा किया जाएगा। पुनरीक्षण प्राधिकरण के आदेशों के विरुद्ध उपायुक्त के समक्ष अपील दायर करने की लास्ट डेट 16 मार्च होगी, तो वहीं अपीलों के निपटान की लास्ट डेट 19 मार्च है। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 27 मार्च को किया जाएगा। अंबाला, पंचकुला और सोनीपत में नगर निगम चुनाव और रेवाड़ी नगर परिषद का चुनाव होगा। वहीं सांपला, उकलाना, धारूहेड़ा नगर पालिका के चुनाव और टोहाना, झज्जर, राजौद, कनीना, तरावड़ी, साडोरा व करनाल में एक वार्ड पार्षद के उपचुनाव का आयोजन होगा। हरियाणा की नायब सैनी सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में खाद्य एवं औषधि सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने एवं नियमित रूप से अवसंरचना को बेहतर बनाने की दिशा में एक बड़ा और ठोस कदम उठाया है। इसके लिए 53 करोड़ 21 लाख रुपए की मंजूर राशि से 28 मोबाइल खाद्य टेस्टिंग लेबोरेटरी वैन लगाना और करनाल में जिला खाद्य लेबोरेटरी को मॉडर्न बनाना शामिल रहेगा। यह पहल प्रदेश की जनता के लिए तेज, साइंटिफिक और आसानी से मिलने वाली खाद्य टेस्टिंग सर्विस को मजबूती बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी। हरियाणा में दूध और डेयरी उत्पादन को खाने का एक बड़ा हिस्सा माना जाता है और देश विदेश में हरियाणा की पहचान खिलाड़ियों की नर्सरी के रूप में होती रही है। अब पूरे प्रदेश में हाई क्वालिटी फूड स्टैंडर्ड्स को मजबूत करने के लिए अलग अलग चरणों में 8 स्टेट ऑफ द आर्ट फूड टेस्टिंग लैब बनाए जाएंगे। दक्षिण हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में प्रस्तावित आईएमटी को लेकर एक बार फिर से सियासी और प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है। हालांकि इसको लेकर साल 2019 से चल रहे प्रयासों पर फिलहाल विराम लग गया है और अब परियोजना को नए सिरे से आकार देने की तैयारी है। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार खुडाना गांव की जिस पंचायती भूमि पर आईएमटी विकसित करने की योजना थी, उस पर अब प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ेगा। अब नई जगह चिन्हित की जाएगी और इसके लिए किसानों की निजी भूमि का अधिग्रहण होगा। इसके पीछे का कारण है कि विभाग नियमानुसार पंचायती भूमि पर आईएमटी विकसित नहीं कर सकता है। एसडीएम कनिका गोयल ने बताया कि महेंद्रगढ़ जिले में प्रस्तावित आईएमटी विकसित करने को लेकर सरकार ने आईएमटी के रास्तों की भूमि अधिग्रहण के लिए खुडाना, आदलपुर व खरकड़ा गांव के किसानों के लिए ई भूमि पोर्टल पर अपनी सहमति देने के लिए पोर्टल को फिर से खोला जाएगा।
हरियाणा के हिसार जिले के एक स्कूल में मनाई गई फेयरवेल यानी विदाई पार्टी चौतरफा प्रशंसा बटोर रही है। यह गांव पेटवाड़ स्थित न्यूआर ईडी स्कूल के कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्रों ने विदाई पार्टी को एक अनूठा रूप देते हुए एक नई पहल की शुरुआत की है। आमतौर पर विदाई पार्टी में बच्चे कोल्ड ड्रिंक्स, समोसे, मिठाई या फिर अन्य तरह के फास्ट फूड पर हजारों रुपए बर्बाद करते हैं, लेकिन इन दोनों कक्षाओं के बच्चों ने गौशाला पहुंचकर विदाई पार्टी को हमेशा के लिए यादगार बना दिया। कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्रों ने अपनी विदाई पार्टी के दिन अपने गांव की गौशाला में पहुंचकर बच्चों ने गौशाला में गायों को 700 किलोग्राम गुड़ और दलिया खिलाया। वहीं इस मौके पर स्कूल डायरेक्टर अशोक दोहन ने भी गौशाला में 2100 रुपए का दान दिया। स्कूली बच्चों की इस पहल को ग्रामीणों ने जमकर सराहा और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। ये पहल सामाजिक सरोकार का एक महत्वपूर्ण संदेश देती है। स्कूली छात्रों ने कहा कि यदि पार्टी पर खर्च होने वाली रकम किसी नेक व पुण्य काम के लिए लगाई जाए तो उसका महत्व और भी बढ़ जाता है। इसी सोच के साथ आगे बढ़ते हुए उन्होंने पार्टी के लिए एकत्रित की गई धनराशि को गौ सेवा में समर्पित करने का फैसला किया। उत्तर पश्चिमी रेलवे ने होली पर्व पर हरियाणा से होकर 4 स्पेशल साप्ताहिक ट्रेन चलाने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। साप्ताहिक स्पेशल ट्रेनों का संचालन 26 फरवरी से लेकर 29 मार्च तक किया जाएगा। इन ट्रेनों के चलने से खाटू श्याम जाने वाले श्रद्धालुओं को बड़ा फायदा होगा। तो वहीं हरियाणा में इन ट्रेनों का संचालन रेवाड़ी, गुरुग्राम, लोहारू, महेंद्रगढ़, डबवाली, सिरसा, आदमपुर, हिसार, हांसी और रोहतक स्टेशनों से होगा। खाटू श्याम मेले के लिए 25 से 28 फरवरी तक हिसार जयपुर स्पेशल ट्रेन का संचालन होगा। तो वहीं स्पेशल ट्रेन हिसार से सिवानी और लोहारू स्टेशन से होगा। रोहतक के एसपी सुरेंद्र सिंह भौरिया ने लोगों को डिजिटल अरेस्ट जैसे साइबर ठगी के नए तरीके से सतर्क रहने की अपील की है। उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति आपके बेटे या बेटी का नाम लेकर खुद को नारकोटिक्स विभाग, सीबीआई या पुलिस अधिकारी बताकर यह कहे कि वह उनकी हिरासत में है या आपके नाम पर विदेश से संदिग्ध पार्सल आने की बात कहकर डराएं तो तुरंत सतर्क हो जाएं। ये साइबर ठगों की चाल हो सकती है। एसपी ने बताया कि डिजिटल अरेस्ट में ठग वीडियो कॉल के जरिए खुद को सरकारी एजेंसी का अधिकारी बताकर संपर्क करते हैं। वे बैकग्राउंड को पुलिस स्टेशन जैसा दिखाते हैं और पीड़ित को झूठे केस में फंसाने की धमकी देकर डराते हैं। ये ठग लंबी सजा, भारी जुर्माना और सामाजिक बदनामी का डर दिखाकर पैसे ऐंठते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे किसी भी कॉल या वीडियो कॉल से घबराए नहीं, बल्कि तुरंत कॉल काटें और राष्ट्रीय साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 यानी 1930 पर शिकायत दर्ज करवाएं या फिर आधिकारिक पोर्टल पर रिपोर्ट करें। पुलिस ने लोगों से जागरूक रहने और दूसरों को भी सचेत रहने की अपील की है। T20 वर्ल्ड कप में सुपर 8 स्टेज की 7 टीमें तय हो चुकी हैं। आखिरी टीम का फैसला बुधवार को यानी आज पाकिस्तान व नामीबिया मैच से होगा। अगर पाकिस्तान जीता तो टीम सुपर 8 के ग्रुप 2 में पहुंचेगा। अगर नामीबिया जीत गया तो अमेरिका ग्रुप 2 में पहुंच जाएगा। टीम इंडिया ग्रुप 1 में रहेगी, जहां उसका सामना साउथ अफ्रीका, वेस्टइंडीज और जिम्बाब्वे से होगा। ग्रुप 1 में पहले ही ऑस्ट्रेलिया के आने की उम्मीद थी, लेकिन टीम लीग स्टेज से ही बाहर हो गई है। उसके जगह अब ग्रुप बी में से जिम्बाब्वे ने सुपर 8 के ग्रुप 1 में क्वालिफाई किया है। 7 फरवरी से शुरू हुए टूर्नामेंट में 20 फरवरी तक ग्रुप स्टेज के मुकाबले खेले जाएंगे। 21 फरवरी से सुपर 8 स्टेज शुरू होगा। पहले दिन न्यूजीलैंड के सामने पाकिस्तान या अमेरिका का मुकाबला खेला जाएगा। ग्रुप 2 में न्यूजीलैंड के अलावा इंग्लैंड और श्रीलंका ने भी क्वालिफाई कर लिया है। टीम इंडिया 22 फरवरी को अहमदाबाद में साउथ अफ्रीका से पहला मैच खेलने जा रही है। टीम फिर 26 फरवरी को चेन्नई में जिम्बाब्वे से भिड़ेगी। भारत का आखिरी सुपर 8 मैच 1 मार्च को कोलकाता में वेस्टइंडीज के खिलाफ होगा। 4 मार्च को पहला सेमीफाइनल होगा, तो वहीं 5 मार्च को वानखेड़े स्टेडियम में दूसरा सेमीफाइनल खेला जाएगा। इन्हें जीतने वाली टीम 8 मार्च को फाइनल में भिड़ेगी। हरियाणा पुलिस विभाग गुरुग्राम ने स्पेशल पुलिस ऑफिसर यानी एसपीओ के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन भेजने के इच्छुक हैं, उन्हें अपने सभी जरूरी दस्तावेजों सहित पुलिस आयुक्तालय गुरुग्राम जाना होगा। इन पदों के लिए उम्मीदवार का 12वीं पास व एक्स सर्विसमैन होना आवश्यक है। सेना एवं अर्धसैनिक बल के सेवानिवृत्त कर्मचारी, HISF बटालियन के हटाए गए कर्मचारी तथा हरियाणा सशस्त्र बल यानी HAP के हटाए गए कर्मचारियों में से पुलिस आयुक्तालय गुरुग्राम में विशेष पुलिस अधिकारी यानी SPO के तौर पर भर्ती किया जाएगा। न्यूनतम आयु 25 वर्ष और अधिकतम आयु 50 वर्ष तय की गई है। आवेदन करने की अंतिम तिथि की बात करें तो 20 फरवरी रहेगी। सैलरी 20,000 रुपए पर मंथ मिलेगी।
मारुति सुजुकी ने अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार ई विटारा को भारतीय बाजार में पेश कर दिया है। ई विटारा 49 किलोवाट आवर और 61 किलोवाट आवर के 2 बैटरी पैक ऑप्शन के साथ भारतीय बाजार में लॉन्च की गई है। कंपनी का दावा है कि कार एक बार फुल चार्ज करने पर 543 किलोमीटर से अधिक चलेगी। इलेक्ट्रिक एसयूवी में 360 डिग्री कैमरा, एयरबैग और लेवल 2 एडवांस ड्राइविंग असिस्टेंट सिस्टम यानी एडास जैसे सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत की बात करें तो 10,99,000 रुपए रखी गई है, लेकिन इसमें बैटरी के दाम शामिल नहीं है। इसे मारुति के प्रीमियम नेक्सा शोरूम के जरिए बेचा जाएगा। ग्राहकों को बैटरी के लिए बैटरी एज ए सर्विस प्रोग्राम के तहत ₹3.99 प्रति किलोमीटर का रेंट देना होगा। कंपनी ने फिलहाल 49 किलोवाट आवर बैटरी पैक वाले बेस डेल्टा वेरिएंट की कीमत बताई है। पूरी प्राइस लिस्ट बाद में आएगी। कार डेल्टा, जेटा और एल्फा वेरिएंट में मिलेगी। कार की बुकिंग 21,000 रुपए में शुरू कर दी गई है। इसके साथ ही इसकी डिलीवरी भी शुरू हो गई है। ये कार मार्केट में हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक और टाटा कारो ईवी जैसी गाड़ियों को टक्कर देगी। बैटरी पैक पर पूरे 8 साल या 1,60,000 किलोमीटर तक की और गाड़ी पर 3 साल की वारंटी मिलेगी। गाड़ी की वारंटी को 5 साल तक बढ़वाया जा सकता है। इसके साथ ही घर पर चार्जर लगाने की सुविधा मुफ्त में दी जाएगी। साथ ही मारुति के E4Me ऐप के जरिए 1 साल तक फ्री चार्जिंग की सुविधा भी मिलेगी। एप्पल ने साल 2026 के अपने पहले बड़े इवेंट की घोषणा कर दी है। इसमें कंपनी अपना अब तक का सबसे सस्ता मैकबुक, नया बजट आईफोन 17e और नया आईपैड पेश कर सकती है। ये इवेंट 4 मार्च को भारतीय समय अनुसार शाम करीब 7:30 बजे प्रारंभ होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक एप्पल पहली बार मैकबुक में अपनी M सीरीज की जगह आईफोन में इस्तेमाल होने वाली A सीरीज चिप दे सकता है। इसे खासतौर पर स्टूडेंट्स और ऑफिस यूजर्स के लिए तैयार किया गया है। इसकी कीमत 70 से 80,000 रुपए के बीच हो सकती है। कंपनी ने न्यूयॉर्क में हो रहे इस इवेंट के जो इनविटेशन कार्ड भेजे हैं उसमें एप्पल का लोगो पीले, हरे और नीले रंग में रखा है। इससे कयास है कि नया लैपटॉप कई ब्राइट कलर्स में आएगा। एप्पल अपने बजट आईफोन लाइनअप में आईफोन 17e लॉन्च कर सकती है। इसमें आईफोन 17 वाली ही A19 चिप मिलने की उम्मीद है, जो कि पुराने मॉडल के मुकाबले काफी तेज होगी। पहली बार इस सीरीज में मैगसेफ चार्जिंग का सपोर्ट भी मिल सकता है। भारत में इसकी शुरुआती कीमत 60,000 रुपए के आसपास हो सकती है। कंपनी सिरी के नए AI अवतार को झलक दिखा सकती है। ये ज्यादा स्मार्ट होगी, यूजर्स के सवालों के जवाब बेहतर दे पाएगी। न्यूयॉर्क के मुख्य इवेंट के साथ साथ लंदन और शंघाई में भी प्रेस के लिए प्रोग्राम रखे गए हैं, यानी वहां मौजूद लोग तुरंत नए गैजेट्स को टेस्ट कर सकेंगे। भारतीय शेयर बाजार में बढ़त देखने को मिली। सेंसेक्स 173 अंक चढ़कर 83,450 के लेवल पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में तकरीबन 42 अंकों की तेजी देखने को मिली और ये 25,725 के लेवल पर बंद हुआ। बैंकिंग और IT शेयर्स में तेजी रही। वहीं मेटल और एनर्जी शेयर्स में गिरावट देखने को मिली। कारोबार में कोचिन शिपयार्ड के शेयर में 3.5% की तेजी रही। कोचिन शिपयार्ड को रक्षा मंत्रालय ने 5,000 करोड़ रुपए का ऑर्डर दिया है। चांदी में लगातार चौथे दिन गिरावट देखने को मिली। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 1 किलोग्राम चांदी 7,992 रुपए गिरकर 2,33,000 पर पहुंच गई है। वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 2,242 रुपए सस्ता होकर 1,51,000 रुपए पर आ गया है। तो वहीं 22 कैरेट सोने का दाम 1,39,108 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया है। आज खबरों बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और डेली न्यूज़ के लिए बने रहें हमारे चैनल पर। धन्यवाद।